नमस्कार दोस्तों, हमारा सौर मंडल जिसके सेंटर में मौजूद है हमारा अपना एकमात्र एनर्जी का सोर्स सन, जिसके चारों तरफ अनगिनत ऑब्जेक्ट चक्कर लगाते हैं, जिसमें से हमारी धरती भी शामिल है और उसके साथ साथ 7 और ग्रह भी शामिल हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि काश हमारे सौर मंडल में सिर्फ एक ही ग्रह रहता? सोचो कि सौर मंडल के सभी ग्रह आपस में टकरा जाएं, तब क्या होगा? तब हमारे सौर मंडल का नजारा कैसा होगा? जब सभी ग्रह आपस में टकरा जाएंगे तो क्या वो आपस में मर्ज होके एक नए प्लेनेट का निर्माण कर लेंगे या फिर नजारा कुछ और ही होगा? आज की इस वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जुपिटर की मैसिव ग्रेविटी इस पूरे टकराव को डायरेक्ट करेगी, क्योंकि जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह है, जो सभी ग्रहों को आपस में मिला देने के बाद भी उनसे 2 से 2.5 गुना ज्यादा विशाल है और इसकी ग्रेविटी भी सबसे मजबूत है। इसलिए जुपिटर इस टकराव में सबसे अहम भूमिका निभाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुपिटर पहले भी एक ग्रह को निगल चुका है। लगभग 4.5 अरब साल पहले जब जुपिटर बनकर तैयार हुआ था, उस समय एक प्रोटो प्लैनेट यंग जुपिटर से टकराया था। वो प्रोटो प्लैनेट पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 10 गुना था। वैसे किसी एक ग्रह को निगलना एक अलग बात है, लेकिन क्या जुपिटर अन्य सभी ग्रहों को निगल सकता है? अब यहाँ पर कुछ लोग तो ये भी सोचते होंगे कि जुपिटर तो पूरी तरह से गैस का बना हुआ है, तो क्या रॉकी प्लैनेट्स जैसे कि हमारी पृथ्वी है वो जुपिटर के आर पार हो जाएगी? तो इसका जवाब है नो, क्योंकि भले ही जुपिटर गैस का एक गोला हो, लेकिन इसके अंदर भी तो एक कोर है। और सबसे पहले तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि एक गहराई तक जाने के बाद किसी भी चीज को क्रश कर सकता है, टुकड़ों में तोड़ सकता है। तो हाँ, कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी का सामना जुपिटर से होता है तो पृथ्वी इसके आर पार नहीं निकल सकती, बल्कि इसका एक हिस्सा बन जाएगी। तो दोस्तों, अब हम शुरू करें प्लैनेट्स का कोलिजन। तो सबसे पहले बड़े से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जुपिटर और सैटर्न हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह हैं। जुपिटर जो है वो सैटर्न से 3 गुना भारी है, इसलिए इसको इतना मुश्किल भी नहीं होगा सैटर्न को अपने अंदर समाना। तो जैसे ही ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो सबसे पहले तो इनके सैकड़ों चंद्रमा आपस में टकराएंगे, जिससे भारी मात्रा में अंतरिक्ष में मलबा बनेगा। चंद्रमा के कुछ अवशेष जुपिटर पर बरसेंगे और कुछ मलबा अंतरिक्ष में तैरता रहेगा। लेकिन जैसे ही चंद्रमा के बाद अब ये दोनों दिग्गज आपस में टकराएंगे तो जुपिटर की सतह का तापमान सूर्य की बाहरी परत से अधिक गर्म हो जाएगा। शनि ग्रह का जो कुछ भी बचा होगा वो जुपिटर के वायुमंडल में मिल जाएगा, वे एक हो जाएंगे। शनि को निगलने से जुपिटर का मास और ग्रेविटी 30% तक बढ़ जाएगी और जो भी मलबा अंतरिक्ष में फैला हुआ था वो जुपिटर के चारों तरफ रिंग की तरह दिखाई देंगे और ये सब कुछ धरती से हमें दिखाई देगा, क्योंकि ये टकराव काफी चमकीला होगा। इस खूबसूरत नजारे को देखने के बाद हम बस अपनी बारी का इंतजार करेंगे। शनि ग्रह को पूरी तरह से निगल जाने के बाद बारी आएगी 2 और बर्फीले गैसीय प्लैनेट्स यूरेनस और नेपच्यून की। अब जैसा कि हम जान चुके हैं कि जुपिटर शनि ग्रह तक को निगल चुका है, जो जुपिटर से सिर्फ 3 गुना ही छोटा है। तो ये दोनों तो सैटर्न से भी छोटे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को भी जुपिटर खा जाएगा। वैसे सिर्फ इन्हें ही नहीं, मरकरी, वीनस, मार्स सबको ये एक एक करके अपने अंदर समा लेगा। एक एक करके सभी को निगलने के बाद जुपिटर पहले के मुकाबले लगभग 40% ज्यादा भारी हो जाएगा। अब ये कोलिजन जो हुआ है सभी सौर मंडल के ग्रहों के बीच, फिलहाल अभी हम पृथ्वी को साइड में रखते हैं। तो जब ये बचे 6 ग्रह जुपिटर से टकरा कर जुपिटर के साथ मर्ज हो जाएंगे तो ये नजारा पृथ्वी से काफी शानदार दिखाई देगा। इनके कोलिजन से पूरे सौर मंडल में रोशनी फैल जाएगी। ये सूर्य के बाद दूसरी सबसे चमकीली चीज होगी। तो अब केवल सौर मंडल में पृथ्वी और जुपिटर ही बचे रहेंगे। हालांकि पृथ्वी के लिए ये सबसे बड़ी संकट की घड़ी होगी, क्योंकि अब बारी आएगी पृथ्वी की। अगर देखा जाए तो अपनी सामान्य अवस्था में भी 6 ग्रहों को निगले बिना जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी को प्रभावित करता है। प्रत्येक 4,05,000 साल में जुपिटर और वीनस का खिंचाव पृथ्वी की कक्षा को थोड़ा सा डगमगा देता है, जिससे इसके मौसम में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। गर्मियों में ज्यादा गर्मी, ठंडियों में ज्यादा ठंडी और बेमतलब की बरसात होती रहती है। ये काफी दूर से ही हमें काफी प्रभावित कर देता है। तो सोचो, अब तो ये 40% और भी ज्यादा मैसिव हो चुका है। तो आपको बता दें कि हालांकि ये मैसिव हो चुका है, लेकिन जुपिटर का खिंचाव अभी भी सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए जुपिटर को पृथ्वी के लिए उसी तरह से आना होगा जैसे उसने सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों को निगल लिया है। ठीक सभी ग्रहों की तरह पृथ्वी भी जलते हुए बस जुपिटर के अंदर समा जाएगी। पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवन भी नष्ट हो जाएगा और अंत में बचा रह जाएगा सिर्फ एक प्लेनेट,
एक नया जुपिटर जो कि सभी 7 ग्रहों को निगल लेने के बाद भी अभी भी इसका आकार दोगुना नहीं होगा। ये बस सामान्य जुपिटर की तुलना में बस 40% जितना ही बड़ा होगा, जो कि अभी भी गैस का ही बना होगा, जहाँ पर किसी भी तरह का जीवन नहीं होगा और न ही आने वाले भविष्य में यहाँ पर किसी भी जीवन के पनपने की संभावना होगी। लेकिन सोचो अगर जुपिटर का साइज बढ़ता ही रहा तो क्या होगा। तो आपको बता दूं कि जुपिटर ने भले ही अपना द्रव्यमान 400% तक बढ़ा दिया, फिर भी इसका आकार लगभग उतना ही रहेगा। लेकिन अतिरिक्त द्रव्यमान जुपिटर को इतना डेंस बना देगा कि वह अपनी ओर खींचने लगेगा। यह बड़ा होने के बजाय छोटा हो जाएगा। हालांकि सामान्य जुपिटर के साइज का तो नहीं रहेगा, लेकिन 400% जितना बड़ा भी नहीं रहेगा, क्योंकि जुपिटर जितना ज्यादा डेंस होता जाएगा उतना ही अपने आप को अपने अंदर की ओर खींचना शुरू कर देगा। हालांकि अगर जुपिटर अपना मास 80,000% जितना बढ़ा दे, मतलब अपने आप को 80 गुना तक बढ़ा दे, तो ये फ्यूजन रिएक्शन को ट्रिगर कर सकता है और एक तारे की तरह चमक सकता है। दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे हल्का तारा जिसे हम जानते हैं वो है EBLM J055557 AB, जो कि जुपिटर से लगभग 85 गुना भारी है। इसलिए अगर जुपिटर 80 से 85 गुना और भारी रहता तो वो भी एक स्टार होता और तब हमारे सौर मंडल में एक नहीं बल्कि 2 तारे होते। हमारा सौर मंडल एक बाइनरी स्टार सिस्टम होता और तब शायद हमारे सौर मंडल में जीवन किसी और तरह से पनपता, किसी और ग्रह पर किसी स्टेबल ऑर्बिट में जीवन होता। क्या आप सोच सकते हैं कि सौर मंडल में एक नहीं बल्कि 2 तारे हों तो कैसा होगा? हमें कमेंट करके इस बारे में जरूर बताएं।